जो रेडियो है उसके लिए मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा कि आज वो फील्ड में आके जो है वो अवेयरनेस के लिए यहाँ पे आए हैं और चलता फिरता एक रेडियो में कहूँगा कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है डिस्ट्रिक्ट राजौरी तो ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का होना अब कंपलसरी कर दिया, खाली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। रेडियो संगम जो है अच्छा काम कर रहा है। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या वेलफेयर स्कीम्स हैं तो हम हर जगह पहुंच नहीं पाते। रेडियो की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है। वो 60 साल से ऊपर हो जाएगा तो उसको पेंशन शुरू हो जाएगी। तो उसमें क्या कुछ स्टेट या सेंटर का इस तरह से दोनों पेंशन मिला करके हैं या सिर्फ स्टेट? सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसके अंदर 3 कंपोनेंट है। ओल्ड एज पर्सन के लिए अलग है, विडो के लिए अलग है और डिसेबल के लिए अलग है। इसी तरह सेंटर में भी अब ST1 और ST2 एक ही कैटेगरी की तरफ से जो वुमेन्स के लिए कुछ स्कीम्स हैं जैसे मैरिज असिस्टेंस स्कीम हो गई या और क्या? CW का ये काम है कि जो भी वुमेन रिलेटेड स्कीम्स हैं उसकी अवेयरनेस करना। दोस्तों आदाब, आप देख रहे हैं रेडियो संगम 88.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त RJ न्याज। दोस्तों आज मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं। स्टूडियो के बाहर हम इनके पास आए हैं। आउटडोर हमारा ये पॉडकास्ट होगा और इसमें हम तफसीलन जानकारी हासिल करेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, किस तरह से वो लोगों की मदद करता है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से कई शोबाजात चलाए जा रहे हैं जिनके ज़रिए ये लोगों को बड़े पैमाने पर मदद फराहम कर रहे हैं। और आज का पॉडकास्ट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है क्योंकि हो सकता है कि हम कुछ ऐसी स्कीमें आपको बताएं कि जो आपने इससे पहले ना सुनी हो और कहीं ना कहीं आपके इलाके में शायद कोई बंदा उनसे मुस्तफ़ीद ना हो रहा हो। सबसे पहले तो सर रेडियो संगम को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया न्याज साहब मुझे इधर बुलाने के लिए। जी थैंक यू सर। सर आपसे जानना चाहेंगे कि पहले तो आपका डिपार्टमेंट का काम क्या है और अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अगर आप हमारे सामने देखिए न्याज साहब मैं आपको बताता चलूँ कि मैं यहाँ पे एज डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर काम कर रहा हूँ और मेरे पास यहाँ पे एडिशनल चार्ज है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी। तो ये सोशल वेलफेयर और मिशन वात्सल्य जो स्कीम है वो दोनों हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट में रन कर रहे हैं। जो सोशल वेलफेयर स्कीम के तहत हम पेंशन, स्कॉलरशिप्स और वुमेन रिलेटेड जो हैं जो स्कीम्स हैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो इसी तरह मिशन वात्सल्य में हम बच्चों के लिए जो है स्पॉन्सरशिप स्कीम है या फिर जो भी बच्चों के रिलेटेड कोई स्कीम है या इनिशिएटिव है तो वो ले रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो सर इन सभी स्कीम्स पर हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पेंशन स्कीम्स हैं, क्योंकि डिफरेंट पेंशन स्कीम्स जो हैं वो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से चलाई जा रही हैं, जो ऑनलाइन भी मौजूद है, पोर्टल पर भी मौजूद है और आपकी तरफ से भी उनका प्रचार किया जाता है। तो पेंशन स्कीम्स कौन कौन सी हैं और किस तरह से हमारे जो लोग हैं उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? देखिए हमारी स्कीम्स जो हैं पेंशन्स की वो 2 कैटेगरीज में है। एक स्टेट की कैटेगरी है और एक सेंटर की कैटेगरी है। तो मैं आप जनरली आपको बता दूं कि मोटी मोटी 4 स्कीमें हैं पेंशन्स की। एक ओल्ड एज कैटेगरी की है, एक विडो कैटेगरी की है, एक स्पेशली एबल्ड कैटेगरी की है और एक ट्रांसजेंडर पेंशन है। ये 4 पेंशनें जो हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देता है। अब मैं बताता चलूं कि इसमें मोटा मोटा क्राइटेरिया क्या है हर पेंशन स्कीम का। जैसे ओल्ड एज है उसमें मेल के लिए जो है 60 साल उम्र होनी चाहिए और फीमेल के लिए 55 साल उम्र होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। इस एज ग्रुप के ही मेंबर्स जो हैं जो सोसाइटी में मेल या फीमेल वो अप्लाई कर सकते हैं अंडर ओल्ड एज कैटेगरी पेंशन के लिए। और जो मेन रिक्वायरमेंट है उस पेंशन को लेने के लिए उनके पास AAY और PHH राशन कार्ड होना चाहिए। अच्छा। तो जो ओल्ड एज कैटेगरी की पेंशन है वो हम जो है थ्रू DBT देते हैं पेंशन। आधार लिंक्ड अकाउंट जो है उसको पेंशन प्रोवाइड की जाती है और जो बेनिफिशियरी है उसको ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये जन सुगम पोर्टल है जिसके थ्रू ये अप्लाई कर सकते हैं पेंशन के लिए। तो ये पेंशन स्कीम्स कुछ सर ने बहुत ही शॉर्ट वर्जन में आपको बताने की कोशिश की है। मुख्तसर ये कि अगर कोई भी आपको ओल्ड एज बंदा है या फिर जैसे ये चार जो स्कीमें जैसे अब मैं दूसरा विडो के लिए भी बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए और जो सामीन है आपको जो देखेंगे उसमें ये बताता हूँ। विडो पेंशन में एक डेथ सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। जो विडो का है 18 साल से अप टू 55 ईयर्स, क्योंकि 55 के बाद वो ओल्ड एज में चली जाएगी। 55 ईयर्स तक वो एलिजिबल रहती है विडो पेंशन के लिए कोई भी लेडी। उसमें डेथ ऑफ हस्बैंड होना जरूरी है और साथ में एक कंपलसरी कंडीशन है कि उसने रीमैरिज नहीं की होनी चाहिए। उसके बाद हम डिसेबिलिटी पेंशन प्रोवाइड करते हैं, मगर उसमें एक रिक्वायरमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट रहती है उसमें है कि डिसेबल पर्सन को डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी बोर्ड रहता है, मेडिकल बोर्ड रहता है, वहां से एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। मोस्टली हम परमानेंट डिसेबल पर्सन्स को जो है
पेंशंस प्रोवाइड करते हैं जो 40% से ऊपर होना चाहिए, तो उस केस में हम डिसेबल पर्सन्स को भी पेंशन देते हैं। इसी तरह एक और कैटेगरी है ट्रांसजेंडर पर्सन, तो उसमें भी हम पेंशन जो है डिस्ट्रिक्ट में उन कैटेगरीज को भी दे रहे हैं। तो 60 साल से जो नीचे है वो 1250 ले रहा है, 60 साल से लेके 79 साल तक वो ले रहा है हमसे 1500 की पेंशन, और 80 साल एंड अबव, 79 साल या 80 साल एंड अबव जो है वो पेंशन है 2000। तो अब एज के बेसिस पे जो है पेंशन दी जा रही है, और ये एनहेंसमेंट रिसेंटली हुई है। अच्छा सर, यहाँ पर ना एक ज़िमनी सवाल पैदा हो रहा है, जैसे आपने ओल्ड एज की बात की है, तो ओल्ड एज जब वो 60 साल से ऊपर हो जाएगा तो उसको पेंशन शुरू हो जाएगी, तो उसमें क्या कुछ स्टेट या सेंटर का इस तरह से दोनों हाँ, पेंशन मिला करके हैं या सिर्फ स्टेट ही? देखिए पेंशन जो बंदा है वो एक ही पेंशन के लिए एलिजिबल होगा, चाहे वो स्टेट से ले या सेंटर से ले। जो स्टेट की पेंशन है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसके अंदर 3 कंपोनेंट है, ओल्ड एज पर्सन के लिए अलग है, विडो के लिए अलग है, और डिसेबल के लिए अलग है। इसी तरह सेंटर में भी है 3 कैटेगरीज, ओल्ड एज, विडो और डिसेबल। मगर जो सेंटर का क्राइटेरिया वो थोड़ा डिफरेंट है। ओल्ड एज के लिए दोनों मेल फीमेल के लिए 60 साल एज होनी चाहिए और बीपीएल कैटेगरी का होना चाहिए। इसी तरह डिसेबल के लिए जैसे स्टेट में 40% थी डिसेबिलिटी, सेंटर में 80% है। अच्छा, विडो में यहाँ पे एज बार नहीं है, स्टेट में 18 से 55 तक कोई भी अप्लाई कर सकता है, मगर सेंटर वाली स्कीम में 40 साल से ऊपर ही विडो एलिजिबल है। तो अगर सर हम पुंछ रजौरी हमारे अपने ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनकी अगर बात करें तो यहाँ पर क्या स्टेट वाले लोग ज़्यादा हैं या फिर सेंटर वाले लोग ज़्यादा हैं? देखिए नंबर मोस्टली स्टेट का ज़्यादा है जो पेंशन का। तो जो पेंशन सेंटर की है उसमें एक सीलिंग रहती है हर डिस्ट्रिक्ट की, उसमें एक नंबर फिक्स है, उससे हम ऊपर नहीं जा सकते। मगर स्टेट में जो भी एलिजिबल पर्सन है जो ऑनलाइन अप्लाई करता है अपनी एप्लीकेशन, तो अगर उसके कागज़ जो उसने अपलोड किए हैं एज पर गाइडलाइन है और एलिजिबल है, तो उसका केस सैंक्शन कर दिया जाता है और उसकी फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन जो है पेंशन लग जाती है। ओके, तो माजूरों के बारे में आपने बात की है, तो यहाँ पर जो माजूर हैं ना वो कुछ बड़े लोग भी होते हैं और बच्चे बेचारे भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो माजूर होते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ अलग अलग स्कीम्स हैं जैसे बच्चों और बड़ों के लिए, या वो एक? मैं 2 डिपार्टमेंट देख रहा हूँ, एक सोशल वेलफेयर, एक मिशन वात्सल्य का ICPS जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। तो उसके तहत हम बच्चों को स्पॉन्सरशिप देते हैं। उस केस में अगर बच्चा डेस्टिट्यूट है, ऑर्फन है, डिसेबल है, या उसके पेरेंट्स जो हैं डिसेबल हैं, वो कमा नहीं सकते, खिला नहीं सकते, या फिर बच्चा चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है, बच्चा चाइल्ड बेगिंग में इन्वॉल्व है, चाइल्ड मैरिज में इन्वॉल्व है, या कोई पॉक्सो विक्टिम है बच्ची, तो उस केस में सरकार की तरफ से उसको स्पॉन्सरशिप दी जाती है मिशन वात्सल्य के तहत। स्पॉन्सरशिप जो है 4000 रुपया महाना वो दी जाती है, और बच्चे की जो एज लिमिट है उसमें फिक्स है। उसमें 18 साल से नीचे होना चाहिए बच्चा, क्योंकि बच्चे की डेफिनेशन यही है कि 18 साल से नीचे, ठीक है, जुनाइल होना चाहिए, और उसको हम जो है थ्रू DBT जो है पैसे देते हैं। तो सर अब जो स्कॉलरशिप होता है, चूँकि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं जैसे ST1 है, ST2 है, या फिर कोई और जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स की भी कोई स्कीम होगी, तो वो क्या सिलसिला? देखिए स्कॉलरशिप जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स कैटर कर रहे हैं बच्चों को। अगर वो लेबर वाला बच्चा है तो लेबर डिपार्टमेंट भी देता है, अगर मतलब लेबरर है उसका पेरेंट, उसके पेरेंट्स जो है लेबरर है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए लेबर डिपार्टमेंट में, तो लेबर डिपार्टमेंट उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट भी जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। जो प्री मैट्रिक कैटेगरी के बच्चे हैं, मतलब 10th से नीचे, उनको जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। वो बेस्ड ऑन जो बच्चे की फ़ी होती है, जो ट्यूशन फ़ी है, जो भी एडमिशन फ़ी रहती है, वो उसको रिम्बर्स की जाती है। इसी तरह पोस्ट मैट्रिक कैटेगरी में सोशल वेलफेयर जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है ST के लिए। अब ST1 और ST2 एक ही कैटेगरी है ST में, तो ST में जो क्राइटेरिया है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए पेरेंट्स की इनकम का इसमें बार है, तो 2.5 लाख से कम होगी तो हम उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। जो भी बच्चे ने एडमिशन दी होती है या ट्यूशन फ़ी दी होती है, वो उसने रसीदें और प्लस एक इनकम सर्टिफिकेट, प्लस आपका वो जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट रहता है स्कूल या कॉलेज का जो भी रहेगा, तो वो अपना ऑनलाइन अप्लाई करता है। NSP पोर्टल है इन बच्चों के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करता है, और जो भी एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी को मीट करती है उसको क्रॉस चेक करके
तो डायरेक्टरेट पे हम भेजते हैं आगे, एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं, और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है एप्लीकेंट या बेनिफिशियरी या स्टूडेंट, उसको थ्रू डीबीटी जो है पैसे उसके अकाउंट में डाले जाते हैं। तो सर अब जो हमारी वुमेन्स होती हैं, तो वो ना समाज का एक ऐसा वर्ग है कि जिसको साथ लेकर चलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब डिपार्टमेंट की तरफ से जो वुमेन्स के लिए कुछ स्कीम्स हैं, जैसे मैरिज असिस्टेंस स्कीम हो गई या और क्या-क्या स्कीम्स हैं? देखिए, हमारे पास वुमेन्स रिलेटेड ना 2 यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप हुए हैं। ओके। एक को कहते हैं वन स्टॉप सेंटर, हुँ। एक को कहते हैं DHEW, जी, जी। डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। हुँ। वन स्टॉप सेंटर का ये काम है कि कोई भी अगर कोई लेडी है जिसको समाज में कोई वायलेंस या अब्यूज़ या कोई सेक्सुअल वायलेंस फेस कर रही है, तो वो इस सेंटर की मदद ले सकती है। एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है उन औरतों के लिए, 181 वुमेन हेल्पलाइन नंबर के नाम से जाना जाता है। वो यहाँ पे कॉल करके अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी रजिस्टर करवा सकती हैं, और फिर जो कंप्लेंट है तो जो हमारा वन स्टॉप सेंटर है वहाँ पे फॉरवर्ड होती है, और उस लेडी को वहाँ पे अगर घर से निकाल दिया गया है अच्छा। तो उसको हम टेम्परेरी शेल्टर जो है 20 दिन का प्रोवाइड करते हैं, और फिर जो भी कंसर्न एजेंसीज को हम लिखते हैं, और फिर उसका जो कंप्लेंट का रिड्रेसल होता है। इसी तरह हमने एक और आपको इंस्टीट्यूशन बताया, DHEW। DHW। DHEW का ये काम है कि जो भी वुमेन रिलेटेड स्कीम्स हैं उसकी अवेयरनेस करना, और जो भी वुमेन है ऐसी जो वुमेन रिलेटेड स्कीम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स चला रहे हैं उनके साथ उनको लिंक करना। ओके। तो ये काम है इन 2 इंस्टीट्यूशंस का। साथ ही साथ आपने पूछा कि स्मास का, स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं या फैमिलीज हैं जो गरीब हैं, जो अपनी बेटियों को जो है शादी नहीं करवा सकते क्योंकि फाइनेंशियली वो साउंड नहीं है, BPL कैटेगरी के हैं या पूरेस्ट ऑफ द पुअर AAY कैटेगरी के हैं, तो उनको स्टेट की तरफ से फाइनेंशियल एड दी जाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट की जाती है। जो PHH कैटेगरी में 50,000 सपोर्ट दी जाती है, और AAY कैटेगरी में 75,000 की जो है इमदाद जो या सपोर्ट वो प्रोवाइड की जाती है। उसमें क्या करना होता है कि जो बच्ची है शादी से 1 महीना पहले ऑनलाइन उसने एप्लीकेशन अप्लाई करनी है। उसमें मोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उनका एप्लीकेशन रहेगा ऑनलाइन जो उन्होंने अप्लाई करना है, प्लस एक मैरिज कार्ड रहता है। उसके बाद एक अंडरटेकिंग रहती है कोर्ट से या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से कि उसने किसी और स्कीम में बेनिफिट नहीं लिया, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट भी इसी स्कीम में पैसे देता है। ठीक है। शादी के बाद इसमें यह है कि बेनिफिशियरी को 1 महीना पहले अप्लाई करना पड़ता है, फिर वेरिफिकेशंस हैं, तहसील लेवल पे वेरिफिकेशन है, और फिर जो है डिफरेंट स्टेजेस में जाके वो लास्ट पे वो सैंक्शन होता है उसका केस, और थ्रू DBT जो है उसको पैसे दिए जाते हैं। मगर इसमें एक कंडीशन है कि बच्ची जो है वो माइनर नहीं होनी चाहिए और अनमैरिड होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। हाँ तो सर, जैसे ये बहुत अच्छी स्कीम है और जितनी भी आपने स्कीमें गिनवाई हैं ये वाकई ही जो है ना वो डोन द अर्थ हैं और लोगों से जुड़ी हुई हैं, तो इस तरह की स्कीम से वाकई ही लोग जो हैं वो फ़ायदा भी ले रहे हैं। जैसे आपने बताया कई ऐसे जो केसेस हैं वो आपने किए हैं। तो अब सर हमारे समाज में एक आर्फन जो लोग रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, छोटी एज के जो आर्फन हैं जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, बेचारे यतीम लाचार मजबूर लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए भी क्या कोई स्कीम है, और अगर है तो किस तरह से वो इम्प्लीमेंट की जा रही है? कि जो मिशन वात्सल्य है 2 टाइप से काम करता है। ओके। एक हमारा रहता है इंस्टीट्यूशनल केयर, ठीक। एक रहता है नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ऑर्फन हैं, जिनके जो डेस्टिट्यूट हैं या फिर जिनके पेरेंट्स मतलब किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जो अपने बच्चों की टेक केयर नहीं कर सकते, उनकी एजुकेशन के लिए नहीं देख सकते या फिर मेडिकल सपोर्ट नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए, तो उस केस में हमारे पास एक स्कीम है स्पॉन्सरशिप, जो मैंने आपको पहले ही बताई। हाँ। कि हम उनको स्पॉन्सरशिप देते हैं। ओके। और कुछ ऐसे बच्चे जो पॉक्सो विक्टिम हैं या फिर चाइल्ड लेबर में हैं या फिर चाइल्ड बेगिंग में हैं, तो हमारे पास उन बच्चों के लिए जिनको नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर कहते हैं जी। तो उनके लिए हमारे पास होम्स हैं। अच्छा। जिनको हम कहते हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, जी। जिनको पलाश और परीक्षा से जानते हैं हम। पहले हम उनको बाल आश्रम और नारी निकेतन कहते थे। ठीक है। उन बच्चों को जो है हम वहाँ टेम्परेरी शेल्टर देते हैं, और फिर जब वो रिफॉर्मेशन हो जाती है उनकी तो हम उनको घर भेज देते हैं। अब बहुत सारे ऐसी कैटेगरी के भी बच्चे हैं जो गरीब हैं, जिनकी फैमिलीज नहीं रख पाती घर में, तो पुअर्टी एक मेजर रीज़न रहता है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर एरिया है, पुअर्टी एक मेजर रीज़न है। तो बच्चे जो हैं उन होम्स में भी हम
एडमिट कर सकते हैं। तो सर ये जो इंटर कास्ट मैरिज का सिलसिला है ये क्या है और इसमें आपके डिपार्टमेंट की क्या भूमिका रहती है? देखिए एक स्कीम है जो इंटर कास्ट कम्युनिटीज़ हैं, जैसे एससी कम्युनिटी की बच्ची हो गई या दूसरी कम्युनिटी का लड़का हो गया, ओके। तो वो अगर मैरिज करते हैं 6 महीने पहले ऑनलाइन उसने अप्लाई करना है, तो उस केस में जो है उन लड़की और लड़के का एक जॉइंट अकाउंट खुलता है और उनको 2.5 लाख की इमदाद दी जाती है। अच्छा, तो ये 2.5 लाख रुपए जो है वो इंटर कास्ट मैरिज के इंटर तहत कास्ट इन मैरिज के लोगों तहत को दी ओके जाती फराहम की जाती है। तो सर एक आखिरी सवाल और उसके बाद आपका पैगाम कि अब जो है ना पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन का जो तरीक़ाकार है वो कहीं न कहीं ख़त्म हो रहा है और आपके डिपार्टमेंट ने भी बहुत सारी जो ऑनलाइन स्कीम्स हैं वो शुरू कर दी हैं। अब ये जिन लोगों को आप पेंशन दे रहे हैं उनसे एक जो लाइफ सर्टिफ़िकेट है वो भी आप माँगते हैं, मतलब डिपार्टमेंट को दिया जाता है। उसका क्या प्रोसीजर है? एक तो ये और दूसरा ये ऑनलाइन आने से फ़ायदा बेनिफिट कितना हुआ है? देखिए जैसे आपने कहा कि अभी डीएलसी की बात की आपने, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। जी। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट खाली जो सेंटर की स्कीम के बेनिफिशियरी हैं पेंशन के, उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल है अभी। और अगर कोई ऐसा बुजुर्ग है जो हमारे ऑफिस नहीं आ सकता, तो नियरेस्ट जो उसके घर के आसपास कोई कंप्यूटर की दुकान है, कोई सीएससी सेंटर है, तो वहाँ पे जाके अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो साथ लेके जाए, चाहे वो बैंक की कॉपी है, आधार की कॉपी या फिर कोई सैंक्शन लेटर कोई अगर है उसके पास, तो वो उसके पास लेके जाए। तो उस कैटेगरी में फिर वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा, तो उसकी जो पेंशन बहाल हो मतलब चलती रहेगी। जी। तो ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का होना अब कंपलसरी कर दिया खाली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। इसमें इग्नॉप्स है, डब्ल्यूपीएस और डीपीएस है, 3 कैटेगरीज। ओके। तो सर ये बहुत ही मुफीद जानकारी आपने फराहम की है जो हमारे सामीन के लिए, हमारे नाजरीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इस तरह की जानकारियाँ जो है वो रेडियो संगम सर लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता है। तो रेडियो संगम के बारे में आप क्या कहेंगे और आखिर में आपका पैगाम क्या रहेगा? देखिए रेडियो संगम जो है अच्छा काम कर रहा है। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या वेलफेयर स्कीम्स हैं, तो हम हर जगह पहुंच नहीं पाते। रेडियो की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है। वो पूरे बॉर्डर बेल्ट या पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में चलता है, जैसे राजौरी और पुंछ ट्विन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो यहाँ पे और कोई माध्यम नहीं है अपनी बात को पहुँचाने का लोगों तक। तो रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एक बेहतर मीडियम है अपनी बात को पहुँचाने का। तो हम चाहेंगे कि रेडियो के ज़रिए जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स की अवेयरनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोगों को बेनिफिट हो सोशल वेलफेयर स्कीम्स का। जो रेडियो है उसके लिए मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा कि आज वो फील्ड में आके जो है वो अवेयरनेस के लिए यहाँ पे आए हैं और चलता फिरता एक रेडियो में कहूँगा कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है डिस्ट्रिक्ट राजौरी में होगा, पुंछ में तो मुझे लग रहा है चलता है, तो राजौरी में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा, तो इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। तो जैसे दोस्तों सर ने भी कहा है, रेडियो संगम 88.8 की कोशिश ही यही है कि हम आपके मुद्दे, आपके मसाइल उठाएँ और हमारी आवाज़ है, मसाइल जो हैं वो सारे आपके हैं। जैसे आज हमने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जनाब अब्दुल रहीम साहब से डिटेल वाइज़ बात की है। अगर आपको किसी तरह से भी इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम जो है वो उससे मज़ीद डिटेल वाइज़ जो है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप रेडियो संगम 88.8 एफएम को जहां अपने रेडियो सेट, मोबाइल फ़ोन, ऐप्स वगैरह में सुन सकते हैं, वहीं पर आप हमें डिजिटल हैंडल्स पर भी देख और सुन सकते हैं। इसके लिए आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। तो सर एक बार फिर आपका रेडियो संगम को टाइम देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, तो अब अपने दोस्त आरजे नियाज़ को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।